गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। चलो, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जी की वैल्यू में वेरिएशन आता है ना। यस सर। क्यों क्यों आता है बेटा? पहला रीजन क्या था? Due to the shape of Earth. ड्यू टू और दूसरा रोटेशन ऑफ रीजन अर्थ। क्या था? Due to the rotation of Earth. अच्छा, जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती थी? पोल Pole. पे। और मिनिमम कहाँ होती थी? Equator. ठीक, ड्यू टू रोटेशन। अच्छा, पहले एक क्वेश्चन लिखो। इफ अर्थ स्टॉप्ड इट्स रोटेशन, if earth stopped its rotational motion, if earth stopped its rotational motion, then effect on the value of small g. If earth stopped its rotational motion, then the effect of value of g की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, बताओ। अगर अर्थ अपना रोटेशन रुक जाए, रोटेट करना बंद कर दे, तो जी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगी शायद। जल्दी से सब बाकी लोग बताएं। सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। अच्छा, कल हम लोगों ने इक्वेशन क्या लिखा था? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा लिखा था ना, रोटेशन की वजह से। यस सर। अगर बेटा अर्थ रोटेशनल मोशन बंद कर दे, तो अर्थ अगर रोटेशनल मोशन बंद करेगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ओमेगा अगर जीरो हो गया तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा? जी। मतलब जी की वैल्यू पोल पर तो जी के बराबर ही थी। इक्वेटर से पोल तक अगर हम जाएंगे तो जी की वैल्यू में कोई चेंज आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा। तो अगर अर्थ अपना रोटेशनल मोशन बंद कर दे तो जी की वैल्यू बिकॉज ऑफ रोटेशन हर जगह क्या होगी? सेम। ठीक, तो लिख दो द वैल्यू ऑफ जी इज सेम एवरीवेयर बिकॉज ऑफ रोटेशन। सर सेम कि डिफरेंट? The value of G is same everywhere because of rotation. लेकिन ड्यू टू शेप तो चेंज आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। Yes, sir, आएगा। रोटेशन की वजह से हर जगह सेम होगी, लेकिन शेप की वजह से तो चेंज हो रही होगी ना। यस सर। तो फिर तुम्हारा आंसर क्या होगा कि अर्थ अगर रोटेट करना बंद कर दे तो भी बेटा पोल पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और इक्वेटर पर मिनिमम होगी बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ। Yes, sir. हाँ, ये याद रखोगे, रोटेशन की वजह से शिफ्ट हो जाएगी। एक और क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। लिखो व्हाट वुड बी द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ? What would be the rotational speed of Earth in order that a body on the equator has no weight? A body on equator has no weight. Also determine the weight of body
also determine the weight of body at a latitude of also determine the weight of body at a latitude of 60 degree in that state. 60 degree in that state. देखो उसने क्वेश्चन क्या कहा कि क्या स्पीड होनी चाहिए अर्थ के रोटेशन की कि इक्वेटर पर आकर के बॉडी वेटलेस हो जाए। तो बेटा इक्वेटर पर अगर हम देखें तो इक्वेटर पर जी डैश की वैल्यू क्या होती थी? ये होती थी ना, लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाती थी। तो एट इक्वेटर जी डैश यही होता था ना। अब बॉडी इक्वेटर पर आकर वेटलेस हो गई, बॉडी इक्वेटर पर आकर अगर वेटलेस हुई तो इसका मतलब वेट आप लिखते हो mg या mg डैश। तो बॉडी अगर वेटलेस हो रही है तो इसका मतलब जी डैश की वैल्यू वहां क्या हो जा रही होगी? 0। गारंटी नहीं रही होगी वहां। यस सर। यानी कि जी डैश बराबर 0, तो जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब जी बराबर आ गया आर ई ओमेगा स्क्वायर। तो क्या स्पीड होनी चाहिए? अंडर रूट जी बाई आर ई होनी चाहिए ना। बोलो बच्चों, कितनी वैल्यू होनी चाहिए? अंडर रूट जी बाई आर ई। अंडर रूट जी बाई आर ई। पहला पार्ट नोट करो। अब बेटा इसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में उसने बोला कि इसी कंडीशन में वेटलेसनेस इक्वेटर पर, मतलब बॉडी इक्वेटर पर वेटलेस हो, इक्वेटर पर वेटलेस हो, तो उस कंडीशन में 60 डिग्री के लैटिट्यूड पे उसका वेट क्या होगा? यही तो है ना सेकेंड पार्ट, कि बॉडी इक्वेटर पर तो वेटलेस हो लेकिन 60 डिग्री के लैटिट्यूड पे उसका वेट क्या होगा? सेकेंड क्वेश्चन ये है ना बेटा इसका। यस सर। अब देखो अगर हम लैटिट्यूड पे जाते हैं तो लैटिट्यूड पे जी की वैल्यू क्या होती है बेटा? लैटिट्यूड पे जी की वैल्यू का फार्मूला था जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, यही तो था ना। अब अगर इसमें हम m से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ तो mg डैश इक्वल टू आएगा mg माइनस m आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। mg डैश बॉडी का अपेरेंट वेट होगा, रियल वेट तो क्या होगा? mg। ये बात बताओ बच्चों, बॉडी का रियल वेट तो आप mg लेते हो ना। यस सर। जी डैश तो एक्चुअल वैल्यू है नहीं, तो यानी कि ये अपेरेंट वेट है। अच्छा mg पहले कॉमन ले लें, mg डैश अगर हम mg कॉमन लें तो अंदर बचेगा 1 माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा अपॉन जी। बताओ ये चीज बताओ बेटा, अगर mg कॉमन ले तो यही बचेगा ना। यस सर। यस सर। अच्छा
इसको तो हम लिखेंगे अपेरेंट वेट W डैश। ये बॉडी का रियल वेट है W 1 माइनस RE ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा अपॉन G। अब ध्यान से देखो, इस कंडीशन में पूछा था ना, किस कंडीशन में कि बॉडी इक्वेटर पर वेटलेस हो। तो जब बॉडी इक्वेटर पर वेटलेस थी तो G बराबर क्या था, RE ओमेगा स्क्वायर था या नहीं। बॉडी इक्वेटर पर जब वेटलेस थी तो G की वैल्यू किसके बराबर थी, अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन किया ना कि बॉडी इक्वेटर पर वेटलेस थी, उस समय बेटा G की वैल्यू यही तो आ रही थी ना। Yes, sir. Yes, sir. यही आ रही थी, तो यानी कि RE ओमेगा स्क्वायर और G ये कैंसिल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या, W डैश इज इक्वल टू W 1 माइनस कॉस स्क्वायर लैम्डा, और लैम्डा उसने क्वेश्चन में कितना दिया है 60 डिग्री, लैम्डा उसने दिया है 60 डिग्री, तो W डैश इज इक्वल टू आ गया W 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, अगर इसको स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा W इंटू 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 का मतलब 3/4, यानी कि बॉडी का वेट घट करके कितना हो जाएगा 3/4, यहां पर उसका वेट कितना होगा, एक्चुअल वेट का 3/4। जिस कंडीशन में बॉडी इक्वेटर पर वेटलेस होगी उस कंडीशन में 60 डिग्री पर बॉडी का वेट 3/4 होगा। बात क्लियर है या नहीं। यस सर, क्लियर है। चलो नोट करो। एक्सक्यूज मी सर। आप बोलो बेटा। सर मेरे को समझ में नहीं आया ये वाला फार्मूला याद है नंदिनी। यस सर। n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा। यस सर। अच्छा mg अगर तुमसे अभी तक पढ़ते रहे तो बॉडी का वेट क्या होता था, mg होता था कि नहीं। यस सर। तो यानी कि ये तो mg तो बॉडी का रियल वेट है, क्योंकि g डैश ये g की रियल वैल्यू नहीं है, यहां पर ये तो वैल्यू में चेंज आ गया ना उसके, जो इक्वेटर पर वैल्यू या पोल पर वैल्यू होती थी वो वैल्यू तो यहां होगी नहीं। यस सर, नहीं होगी। तो यानी कि इसको हम लिखते हैं अपेरेंट वेट कि 60 डिग्री पर बॉडी का एक्चुअल वेट क्या होगा, तो वो हमने लिख दिया W डैश। mg यहां कॉमन ले लिया, देखो mg यहां अगर कॉमन लो तो यहां बचेगा 1 और यहां g डिवाइड हो जाएगा ना। यस सर, अब आ गया समझ में। यहां पर g डिवाइड होगा, और इक्वेटर पर बॉडी अगर वेटलेस थी तो g बराबर RE ओमेगा स्क्वायर होता था, यहां पर g की वैल्यू रखते हैं हम, तो RE ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। यस सर। चलो अब अगला लिखो, वैल्यू ऑफ g अबव द अर्थ सरफेस। हेडिंग डालो, वैल्यू ऑफ g अबव द अर्थ सरफेस। वैल्यू ऑफ g अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर g की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है। तो ये मान लेते हैं अर्थ है, अर्थ का मास है me और अर्थ की रेडियस है re, और अर्थ की सरफेस से आप h हाइट ऊपर आ गए, अर्थ की सरफेस से आप कितनी हाइट ऊपर आ गए h। यहां पर g की वैल्यू निकालनी है, यहां पे g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अर्थ की सरफेस पे g की वैल्यू क्या थी बेटा, तो एट सरफेस g बराबर था
कैपिटल जी ME अपॉन RE स्क्वायर, यही तो था ना बेटा? Yes, sir. अब बेटा Yes, sir. ऊपर आ गए, एच हाइट ऊपर आने का मतलब बॉडी यहां रखी ना तुमने, Yes, sir. इस बॉडी को जिस फोर्स से अर्थ खींचेगी अपनी तरफ वही तो उसका बॉडी वेट होगा। Yes, sir. तो अब अगर बॉडी वेट मान लेते हैं यहाँ पर, अब पहले तो खींचेगी किस फोर्स से, तो आप लिखोगे F बराबर G ME M अपॉन यहां से यहां तक सेंटर तक की तरफ खींचती है तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेंगे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? RE प्लस H का होल स्क्वायर। और अर्थ जिस फोर्स से किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है वही उस बॉडी का वहां पे बॉडी वेट होता है, तो यानी कि ये फोर्स लगा रहा है तो ये फोर्स किसके बराबर होगा? बॉडी वेट mg डैश के। mg डैश बराबर आ गया G ME M अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। M से M कैंसिल, यानी कि G डैश बराबर आया G ME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब बच्चे इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें। अगर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं तो अपने को मिलेगा G अपॉन G डैश। G अपॉन G ME तो दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या? RE प्लस H का होल स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर। हम इस RE को यहां डिवाइड करें तो G अपॉन G डैश की वैल्यू ये लिख सकते हैं 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. इट मींस कि G अपॉन G डैश की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है ना, क्योंकि यहां 1 प्लस है समथिंग। G अपॉन G डैश की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या नहीं? ये Yes, sir. 1 है ना बेटा? Yes, sir. इसका मतलब G अपॉन G डैश इज ग्रेटर देन 1, इट मींस G इज ग्रेटर देन G डैश। G डैश कहां पर वैल्यू थी? H हाइट पर, और G कहां पर थी? सरफेस पे, यानी कि अर्थ की सरफेस से जब हम ऊपर जाएंगे तो G की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। बोलो, G की वैल्यू डिक्रीज करेगी ना ऊपर जाने पर। Yes, sir. नोट करो जरा, फिर एक चीज बताएं। ये बात बेटा वो उसी समझ में आ गई है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No, sir. समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, यहां पर जब तुम बुक्स में देखोगे तो एक चीज और लिखी होगी, जैसे तुमसे H हाइट पर G की वैल्यू पूछी जाए तो H हाइट पर आप G की वैल्यू तुरंत लिख दोगे कि H हाइट पर G की वैल्यू क्या होगी। यहां से निकल आएगी G डैश की वैल्यू क्या आएगी? G डैश की वैल्यू तुरंत आप लिख दोगे कि G अपॉन 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर। ये यहां डिवाइड हो जाएगा ना, G डैश की वैल्यू जब निकालोगे। अब इस क्वांटिटी को जरा ऊपर ले जाओ, एक तो फार्मूला आपका ये है, अब एक शॉर्टकट बता रहा हूं, इसको ऊपर ले जाओ।
तो इसको हम लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं -2, एच अपान आर ई की पावर -2 लिख सकते हैं। Yes, sir. अब देखो, आपने एक मैथ में फार्मूला पढ़ा होगा जब सर ने आपको मैथ्स पढ़ाई होगी, बाइनोमियल थ्योरम, तो उन्होंने एक फार्मूला आपको बताया होगा, रफ में अब लिख दे रहे वो फार्मूला कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस nx। अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो तो 1 प्लस एक्स की पावर n की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 प्लस nx। मालूम है या नहीं? मालूम है बेटा? आस्था बोलो बेटा। Yes, sir. ओके, तो अब देखो, अगर हमने लेकिन ये कंडीशन कब बताई, जिन्हें बेटा नहीं मालूम है वो ये फार्मूला लिख ले, फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा। अगर x की वैल्यू बहुत कम हो तो 1 प्लस एक्स की पावर n को हम 1 प्लस nx लिख सकते हैं। अगर x कम है तो देखो यहां पर अगर RE की वैल्यू x से बहुत ज्यादा हो, RE की वैल्यू x से बहुत ज्यादा हो तो हम G डैश इज इक्वल टू G, और ये पावर अगर आगे आ जाए तो 1 माइनस 2h बाई RE लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? सर ये समझ नहीं आया स्टेप। अरे भाई, ये फार्मूला अप्लाई किया हर यस सर। कि x की वैल्यू अगर बहुत कम है तो x की जगह यहां पर क्या है, h अपान RE। यस सर। अगर RE बहुत ज्यादा हो x से तो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी कि नहीं? यस सर आएगी। तो फिर पावर आगे आ जाएगी। यस सर। पावर है -2 तो -2 आगे आ गया। यस तो सर इसी कंडीशन के लिए वैलिड है। ये केवल इसी कंडीशन के लिए वैलिड है कि जब RE लार्जर देन h। अच्छा, लार्जर भी कितना, ये भी मैं तुम्हें बता दूं, अर्थ की रेडियस कितनी है? अर्थ की रेडियस बताओ बच्चों कितनी है? अरे ये नहीं मालूम है, मैं लिख देता हूं। अर्थ की रेडियस 64,000 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर। अब ये कह रहा है RE लार्जर देन h, यानी कि रेडियस की वैल्यू जिस हाइट पर आप G निकाल रहे हो उससे बहुत बड़ी हो। तो बहुत बड़ी का मतलब बेटा 20%। मतलब अगर हाइट रेडियस से 20% है, अगर हाइट रेडियस की 20% है तो ये फार्मूला आप लगा दोगे। और 20% कितना हुआ जाके बताओ, 6400 का 20% कितना हुआ? बोलो। So 1,280. 1,280. 1280. 20%, 6400 का 20% लगभग कितना हुआ जाके? $1,280. Yes, sir. 1,200. यानी कि 1200 किलोमीटर ऊपर अगर तुमसे G की वैल्यू पूछी जाए कि अर्थ की सरफेस से 1200 किलोमीटर ऊपर G की वैल्यू बताओ तो भी ये फार्मूला लगा सकते हो, और इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये फार्मूला कहां तक वैलिड है? अप टू हाइट 1280 किलोमीटर तक। बात क्लियर है? हर्ष बोलो। कहां तक ये
इसमें क्या भाई बताने वाली चीज है, किस हाइट तक लगा सकते हैं। हमने कहा कि आर ई लार्जर देन एच, अर्थ की रेडियस है आर ई, तो हम कह रहे हैं एच अगर 20% ऑफ आर ई हो तो ये फार्मूला अप्लाई कर दोगे। 20% ऑफ आर ई, रेडियस का 20% कितना हो जाएगा, 1280 किलोमीटर हो जाएगा ना ये। यस सर। तो यानी कि x की वैल्यू जहां तक इतनी है 1280 किलोमीटर तक आप ये फार्मूला लगा लोगे कि अर्थ की सरफेस से 1280 किलोमीटर दूर अगर तुमसे पूछा जाए कि g की वैल्यू क्या होगी तो ये फार्मूला अप्लाई कर दोगे घटाव से हो जाएगा। अब हेडिंग डालो बेटा बिलो द अर्थ सरफेस, ये तो अर्थ सरफेस के ऊपर है, अर्थ सरफेस के अंदर जाने पर क्या होगा, बिलो द अर्थ सरफेस। अच्छा, अगर अर्थ के सरफेस, अब यहां पर बहुत ध्यान से देखोगे, इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। आप जो वो बता दें, हम छोटा तरीका बता दें। अब बोलोगे नहीं तो ठीक है। अर्थ की सरफेस में जी की वैल्यू का फार्मूला क्या था, अर्थ की सरफेस पे जी का फार्मूला क्या था बेटा, जी इक्वल टू जीएमई अपान आर ई स्क्वायर। अभी बड़ा वाला बता रहा हूं, ये सरफेस पे था। अब सरफेस से अगर आप एच हाइट अंदर आ गए, एच डेप्थ, और यहां पर कहा गया कि जी की वैल्यू बताओ, तो बेटा जिस जगह पर हम जी की वैल्यू निकालते हैं, देखो यहां पर बहुत ध्यान से सुनना वरना कंफ्यूजन होगा। यहां पर अगर आप जी की वैल्यू निकाल रहे हो तो यहां पर जो ग्रेविटी होगी वो बेटा इस वाले मास की वजह से होगी ना। यस सर। बाहर वाले मास की वजह से तो ग्रेविटी होगी नहीं, इस वाले मास की वजह से ग्रेविटी होगी। तो अगर हम मान लें कि ये मास एनी डैश है, अच्छा डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं, तो यहां से और इस पॉइंट पी की डिस्टेंस अगर लोगे तो कितनी आएगी, टोटल रेडियस आ रही है, अर्थ की रेडियस कितनी थी आ रही, और तुम कितने एच हाइट डेप्थ नीचे आए एच, तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी बची, आर माइनस एच। आर माइनस एच। तो यहां पर अगर जी निकालोगे पी, पी पॉइंट पर अगर जी निकालोगे तो जी डैश मान लेते हैं, वहां जी की वैल्यू चेंज हो गई और चेंज होकर जी डैश हो गई, तो जी डैश बराबर आएगा जी मास। अब मास बेटा ये लेंगे, अब पूरी अर्थ का मास नहीं लेंगे, अब तो इतना मास लेंगे, तो ये मास होगा एल डैश अपॉन हाइट ये लोगे, डिस्टेंस अब ये लोगे, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर होगी या नहीं, बोलो। ये स्टेप बताओ समझ में आया कि नहीं। एलिना ये स्टेप बताओ बेटा समझ में आया या नहीं। यस सर। हर्ष, दिया, दिया प्रजापति, यस सर। क्लियर है ना ये स्टेप। यस सर क्लियर। चलो अब हम करते क्या है, जरा एमी डैश की वैल्यू निकालते हैं। एमी डैश की वैल्यू क्या होगी, बहुत ध्यान से सुनना। तो अर्थ का मास, अगर पूरी अर्थ का मास तुम निकालते तो आप लिखते वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, और अर्थ को यहां हम लोग स्फीयर मान रहे हैं अगर, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ होगा 4π/3 आर ई क्यू इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ डी। ये पूरी अर्थ का मास होगा। अगर केवल इतना मास हमें निकालना है तो हम इतना
4π/3 RE माइनस H का होल क्यूब, ये वॉल्यूम होगा इस वाले स्फीयर का, और इनटू डेंसिटी। बताओ बच्चों, यही तो आएगा ना। Yes, sir. अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ME अपॉन ME डैश की वैल्यू आ जाएगी 4π/3 कैंसिल हो जाएगा, RE क्यूब अपॉन RE माइनस H का होल क्यूब आएगा। अच्छा, इक्वेशन 1 में अगर इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड, इसको थर्ड मान लेना, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड अगर करोगे तो ये आएगा G अपॉन G डैश, कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल, ये आएगा ME अपॉन ME डैश और RE माइनस H का होल स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर। यही तो आएगा ना अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे। Yes, sir. और ME अपॉन ME डैश की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो। ME अपॉन ME डैश कितना आ रहा है, तो G अपॉन G डैश, ME अपॉन ME डैश है RE क्यूब अपॉन RE माइनस H का होल क्यूब, और यहां पर बचा RE माइनस H का होल स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर, यानी कि ये क्यूब इससे कैंसिल और ये स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल। यही तो आएगा ना। हमें निकालना है G डैश, तो देखो G डैश बराबर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो G डैश बराबर आएगा G, या भी आप लिखा रहने दो, यही लिखा रहने दो, G अपॉन G डैश की वैल्यू आ गई RE माइनस H, नहीं ऊपर RE क्यूब था तो स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो केवल RE बचा और नीचे बचा RE माइनस H, यही तो वैल्यू आई ना। Yes, sir. बेटा ये चीज ग्रेटर देन 1 होगी या नहीं, बोलो। Yes, sir, होगी। होगी। इसका मतलब अगर G अपॉन G डैश ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब G इज ग्रेटर देन G डैश। इसका मतलब अगर नीचे जाएंगे तो भी G की वैल्यू घटेगी, क्योंकि G सरफेस पे था और G डैश अंदर था। Yes. यानी कि अर्थ के ऊपर जाओ तो भी G डिक्रीज करता है, और अर्थ के अंदर टनल बना के हम जाए तो भी G की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। कितनी डिक्रीज कर जाएगी वो इस फार्मूले से आप निकाल लोगे, नोट करो। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? Yes, sir. चलो, तो G के बारे में हमें 4 इंफॉर्मेशन मिली। G की वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। अर्थ की सरफेस पे ऊपर जाए तो भी घटती है, अर्थ के सरफेस के अंदर जाए तो भी घटती है, पोल पर G की वैल्यू मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पर G की वैल्यू मिनिमम होती है। अब हेडिंग डालो बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड
देखो ग्रेविटेशनल फील्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो फील्ड है क्या, पहले ये समझो। जैसे एक सोर्स मास, ये तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको कॉपी पे बनाओगे नहीं। जैसे एक यहां पर सोर्स मास रखा हो, अब इसके चारों ओर हम एक मास लेके आए, एक मास m0 लेके आए, तो ये मास आराम से चला आ रहा था। जैसे ही वो इस पॉइंट पर आया तो उसे लगने लगा कि ये वाला मास उसे अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उस पर फोर्स लगने लगा। उसने अपनी रास्ता बदल दी, ऐसे घूम के आया, लेकिन जैसे यहां आया तो फिर उसे लगा कि ये अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से ये चारों तरफ घूम घूम के आया, तो इसने देखा कि इस मास के चारों ओर एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा स्पेस है जहां पे वो जैसे ही एंट्री करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है। तो जो ये रीजन है इस मास के चारों ओर का, इस रीजन को हम बोलते हैं इस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड। बात समझ में आई कुछ? सब फिर से बता दीजिए। देखो हमने क्या बताया कि एक मास ये m0 है, ये ऐसे आया, चला आ रहा था, कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन ये जैसे ही इस पॉइंट पर आया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा। कौन सा फोर्स? ये इसको अट्रैक्ट करने लगा। तो इसने अपनी रास्ता बदल दी और रास्ता बदल के बेटा इधर से आया, लेकिन जैसे ये यहां पहुंचा तो फिर इसको लगा कि यार ये वाला मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगने लगा। तो इसने इस मास के चारों ओर घूम घूम के देखा, तो घूम घूम के उसने ये देखा कि जैसे ये डॉटेड रीजन में हम एंट्री मार रहे हैं, इस रीजन के अंदर हम जैसे एंट्री मारते हैं कहीं से भी आए तो हमारे ऊपर एक फोर्स लगने लगता है। तो हमने क्या कहा कि सोर्स मास या किसी भी मास के चारों ओर का वो रीजन या वो स्पेस जहां पे कोई दूसरा मास आए तो उस पर एक फोर्स लगे, उस स्पेस को हम इसका ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। नहीं समझ में आई बात? हमने क्या कहा? स्पेस अराउंड द मास वेयर अनदर मास फील्स अ फोर्स। किसी भी मास के चारों ओर का वह स्पेस या वो रीजन जहां पे कोई दूसरा मास एक फोर्स फील करे, उसको हम इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। हर्ष बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट है हर्ष? नो सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं। तो ये डायग्राम बनाना नहीं है तुम्हें, तुम केवल एक लाइन की डिफिनीशन लिखो। डिफिनीशन लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड की, लिखो स्पेस अराउंड द मास, स्पेस अराउंड द मास और assembly of mass where another mass feels a force. Space around a mass or assembly of mass where another mass feels a force. सर ये रिपीट कर दीजिए एक बार। Space around a mass or assembly of mass where another mass feels a force called the gravitational field of mass. Called the gravitational field of mass. बात क्लियर? बोलो बच्चों। यस सर। अब देखो, अब दूसरी हेडिंग डालो।
लिखो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो बेटा इंटेंसिटी क्या है, सिंपल सी एक कहानी है, एक छोटी सी बात समझो कि इंटेंसिटी है क्या। जैसे बेटा कोई एक गुंडा है, तो क्या उस गुंडे से मोहल्ले के सब लोग बराबर डरते हैं या सब अलग अलग डरते हैं? जो जैसे हम कहें कि एक गुंडा है कहीं पर कानपुर में, मान लो वो कोई नोन प्लेस है, जेके मंदिर, वहां रहता है। अब अगर हमसे कहा जाए कि हम जेके मंदिर जाएं, तो हम कहेंगे भाई वो गुंडा वहां रहता है, हम वहां नहीं जाएंगे। तो उस गुंडे की इंटेंसिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा हुई, हम उससे बहुत ज्यादा डरे। एक दूसरा आदमी था, उससे कहा गया कि यार तुम जेके मंदिर चले जाओ, तो उसने कहा ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन अगर उसने वहां पर कोई कुछ बोला तो हम तुरंत भाग आएंगे। तो वो चला गया वहां पर। इसका मतलब उस गुंडे की इंटेंसिटी उस दूसरे आदमी के लिए थोड़ी कम थी। तीसरा आदमी खुद गुंडा, उससे कहा गया जेके मंदिर जाओगे, तो उसने कहा चले जाएंगे, अगर मिलेगा तो उससे निपट लेंगे। उसके लिए वो इंटेंसिटी 0 हो गई। हो गई कि नहीं हो गई बोलो? आप बताओ ना, तीनों आदमियों के लिए उस गुंडे की इंटेंसिटी बराबर रही क्या? नो सर, अलग अलग रही। अब इसी तरीके से अगर तुम, अच्छा वो गुंडा, उसको जितना क्षेत्र जानता है वो उसकी फील्ड हुई। उसी तरीके से हमने कहा कि ये एक सोर्स मास है, इसके चारों ओर जितनी जगह पर कोई आदमी डरेगा वो इसकी फील्ड हुई। डरने का मतलब फोर्स लगेगा। बताओ बेटा, डरने का मतलब क्या? कि इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जहां पर किसी भी आदमी या किसी भी आदमी को डर लगेगा। डर लगने का मतलब क्या है? जिस आदमी के ऊपर ये फोर्स लगाएगा वो पूरा का पूरा रीजन इसका फील्ड कहा जाएगा कि नहीं? ग्रेविटेशनल फील्ड। बोलो भाई, नहीं समझ में आ रही बात? ये एलिना बोलो, ये बात नहीं समझ में आ रही बेटा? नो सर, फील्ड का मतलब समझ में आया? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? यस सर। ग्रेविटेशनल फील्ड हमने क्या कहा कि तुमने एक मास यहां रखा, अब इसके पास तुम कोई बेटा दूसरा मास लेके आओ, तो जहां से इस मास को फोर्स लगने लगे, इसका अट्रैक्टिव फोर्स जिस पॉइंट से उसे लगने लगे, इस पॉइंट पर, यहां नहीं लग रहा था कोई फोर्स, यहां इसको नहीं लग रहा था कि ये वाला मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ये यहां आया तो इसको लगा कि ये मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है। फिर इसने कहा कि इधर से नहीं जाएंगे, हमारे ऊपर फोर्स लगने लगा, तो इसने कहा कि हम ऐसे जाएंगे, यहां से चला और ऐसे आया। फिर बेटा जैसे ये यहां पे आया तो इसे फिर लगा कि ये वाला मास उसे अट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह से फिर इसने कहा हम ऐसे जाएंगे, लेकिन जैसे ये यहां आया तो इसे फिर लगा ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसने देखा कि इस मास के चारों ओर एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी जगह है जहां पे ये जैसे ही पहुंचता है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है। तो वो जितना स्पेस था इस मास के चारों ओर, उस स्पेस को इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहा हमने। नहीं समझ में आया? यस सर, आ गई ना इस चीज? किसी को एलिना अभी आई ना ये बात समझ में? यस सर। अब देखो, अब हम एक चीज और यही पर समझाएं। अब हमने कहा इंटेंसिटी कितनी है,
इसकी फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो बेटा यहां पर आने पर जितना ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा, जैसे हमने इसका एग्जांपल क्या दिया, हमने इंटेंसिटी का एग्जांपल दिया कि मान लो यहां पर कोई गुंडा रहता है, कोई भी मान लो उसका नाम कुछ भी ABCD कुछ भी है। अब इसके गुंडागर्दी से इसके चारों ओर का एक ऐसा मोहल्ला है जो इस आदमी से डरता है। तो जहां तक वो मोहल्ला डरता है वहां तक के रीजन को क्या कहेंगे कि इस गुंडे की वो फील्ड है। ये बात क्लियर हुई या नहीं? इस गुंडे की मार्केट या इस गुंडे की फील्ड कहां तक होगी? जहां तक आदमी डरेगा। भाई जरूरी नहीं है कि इस गुंडे से, एक गुंडा कोई कानपुर में है तो उससे लखनऊ वाला आदमी भी डरे, लखनऊ वाला तो उसे जानता ही नहीं है। बोलो बच्चों। यस सर। अब देखो, अब हमने कहा कि यहां पर 3 आदमी थे, कोई भी XYZ। X से कहा गया कि इसके मोहल्ले में चले जाओ, तो X ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे। यानी कि सबसे ज्यादा ये डरे, सबसे ज्यादा ये डरे। इसका मतलब इस आदमी की इंटेंसिटी इनके लिए बहुत ज्यादा थी या नहीं थी? ये गए ही नहीं, ये इतना डरते हैं इससे। ये बात नहीं समझ में आई? बोलो, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? जो ज्यादा डर रहा है उसके लिए उस आदमी की इंटेंसिटी बहुत हो गई कि नहीं भाई हम जाएंगे ही नहीं वहां। यस सर। अब वाई से कहा गया आप जाओ, तो वाई बोले ठीक है हम इसके मोहल्ले तक जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने कुछ बोला तो तुरंत भाग आएंगे। यानी कि वो आदमी वाई X से कम डरा। इसका मतलब इस आदमी के लिए उस गुंडे की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई, और ये आदमी खुद गुंडा था। इसने कहा चलो हम जाएंगे और वो मिल गया तो उसे मारेंगे, कि इसके लिए तो इंटेंसिटी 0 हो गई ना। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि कौन आदमी कितना ज्यादा उससे डर रहा है, मतलब किसके दिमाग पे ज्यादा फोर्स लग रहा है ना। बोलो भाई। यस सर। तो अब हम इंटेंसिटी अगर बताएं मास की, कि भाई आपने कहा कि ये एक मास है, ये एक मास है कोई भी, और इसकी इंटेंसिटी यहां चेक करो कि कितनी इंटेंसिटी है। तो हम तुरंत यहां पर एक आदमी भेजेंगे कि चलो भाई एक मास यहां भेज दिया हमने, एक मास यहां रखा। अब हम देखेंगे कि इस वाले मास पे इस वाले मास ने कितना फोर्स लगाया। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा हम कहेंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी है। बोलो। यस अच्छा, यस। केवल इंटेंसिटी फोर्स पे ही नहीं डिपेंड कर रही थी, इंटेंसिटी इस बात पे भी डिपेंड कर रही थी कि उन 3 आदमियों को जिसने भेजा, तीनों को मालूम था कि उस गुंडे ने जो है 3 मर्डर किए, तीनों को दिमाग पर बराबर फोर्स था। लेकिन सबसे कम डरा कौन? जो खुद गुंडा था, यानी कि जिसके पास खुद ज्यादा ताकत थी, वो बिल्कुल नहीं डरा। तो इंटेंसिटी एक तो इस फोर्स पे डिपेंड कर रही है, और एक इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि इसका मास कितना है, इसके पास कितनी ताकत है। इसके पास अगर ज्यादा ताकत होगी तो ये इससे कम डरेगा, इसकी इंटेंसिटी कम होगी, इसके लिए इंटेंसिटी कम होगी। तो आप इतनी बहस में ना जाओ, आप सीधी बात याद रखो कि जो ये फोर्स लगता है पर यूनिट मास, जो फोर्स होता है पर यूनिट मास, किसी भी मास के चारों ओर तो वो रीजन जहां पर कोई फोर्स लगे वो फील्ड है, और उस फील्ड में पर यूनिट मास जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, आप इतनी बात याद रखो, फोर्स पर यूनिट मास। बोलो, बेटा हेडिंग डालो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और डिफिनीशन लिखो। लिखो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, is the force experienced by unit mass. Gravitational intensity at any point is the force experienced by unit mass. किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास होगा। यह फार्मूला बेटा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का है। अब चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन है, और इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर केजी, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL_T-2, और मास है तो नीचे m, यानी कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है LT-2। नोट करो। फिर से एक बार पूरी चीज रिवाइज कर लो। किसी भी मास के चारों ओर का वो रीजन जहां पे कोई दूसरा मास फोर्स फील करे, ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो मास फोर्स पर यूनिट मास, जो फोर्स पर यूनिट मास लगता है उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट न्यूटन पर केजी है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला LT-2। नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब एक हम इस फार्मूले के थ्रू एक चीज निकाल के देख लेते हैं। देखो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, कहीं पर भी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालनी है तो देखो क्या फार्मूला होगा। देखो अगर बेटा ये एक पॉइंट मास है, इसका मास m है, और इसकी वजह से हमको यहां से r डिस्टेंस पे एक मास है, पॉइंट है P, यहां पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी चेक करनी कि इसकी इंटेंसिटी यहां है या नहीं है, इसकी फील्ड यहां है या नहीं है। तो पहला काम तो हम करेंगे, एक मास लाके यहां रखेंगे, और अगर ये मास एक फोर्स फील करेगा तो हम कह देंगे हाँ इसकी फील्ड है यहां। तो पहले वो फोर्स निकालो, तो वो फोर्स क्या आएगा, F = कैपिटल G m0/r²। F = G m1 m2, दो मास के बीच में यही फोर्स लगता है। अगर ये फोर्स लग रहा है इस वाले मास पे, तो हम कहेंगे हाँ भैया इसकी फील्ड यहां है। अब इसकी फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो इंटेंसिटी का फार्मूला है F/m0। F की वैल्यू उठाओ और यहां रख दो। तो F की वैल्यू अगर यहां रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, G m0/r² और m0 से m0 कैंसिल, तो E बराबर क्या आ गया, इंटेंसिटी का फार्मूले का पॉइंट मास की वजह से क्या आया, Gm/r² आया कि नहीं, बोलो। Yes, sir. ये बात क्लियर हो गई? Yes.
Yes, sir, Yes, sir. clear. नोट करो। नोट कर लिया? Yes. अब देखो बेटा, सिंपल, ये तो मैग्नीट्यूड निकला है, इंटेंसिटी का क्या निकला है? मैग्नीट्यूड। यहां से डायरेक्शन पता चल रहा है क्या? No, sir. नहीं चल रहा है, तो डायरेक्शन की बात कल करेंगे। आज पहले ये चीज क्लियर कर दो, घर पे एक बार जाके फिर से पढ़ो, फिर कोई डाउट रहता है तो कल फिर हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे इस विषय पर। ठीक है बच्चों? Yes, sir. चलो, थैंक यू बच्चों। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.